नमस्कार। हम ये 112 का बुक नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें बता दूं, फर्स्ट हम करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। दूसरा मैं बता दूं आपको शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे के बारे में गरीबी ग्रामीण और शहरी में पढ़ेंगे। ग्रामीण और शहरी में गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजनीति। फिर पढ़ेंगे क्षेत्रीय और प्रादेशिक राजनीति। तो मैं आपको इसमें मैंने इसलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं। वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसमें मैं आपको बता दूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राचीन काल पढ़ेंगे और मध्यकाल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सामान्यतः अर्थव्यवस्था की धारणा का अभिप्राय, ध्यान से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था की धारणा का अभिप्राय भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग से है। जो भी चीज़ें हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे कपड़ों को ले, जो मर्जी जो हम रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, उसके वितरण और उपयोग से है। भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल, औद्योगिक और श्रम की ज़रूरत होती है। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं पहले उसे कच्चे माल की ज़रूरत होती है, फिर उसके उद्योगों में उसको बनाया जाता है, तब जाके वो कहीं चीज़ हमारे तक पहुंचती है। उत्पादन की व्यवस्था से ही लोग आपस में सामाजिक संबंध बनाते हैं। उत्पादित वस्तुओं का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण किया जाता है। जो चीज़ें बनती हैं वो समाज के हर वर्गों तक पहुंचती हैं। समाज विभिन्न तरह की सेवाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा है कि मानव समाज की ऐतिहासिक अनुभव एक लंबे समय के बाद आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाते हैं और इसी तरह पूरे समाज में भी परिवर्तन होता है। इसलिए हमने भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वर्णन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया है। आइए पहले हम ग्रामीण धारणा की परिभाषा बताएं। ग्रामीण धारणा की व्याख्या बहुत से मापदंडों जैसे जनसांख्यिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक आदि के संदर्भ में की जाती है। लोक प्रचलित व्याख्या है कि ये देश का वह क्षेत्र होता है जो शहर अथवा कस्बे से अलग पहचाना जा सकता हो। ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक प्रक्रिया कृषि है। ग्रामीण में आप देखेंगे तो यहाँ पे कृषि का ज़्यादा महत्व किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो कृषि है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य स्रोत भूमि है। उत्पादन की बात की जाए तो मुख्य स्रोत जो है भूमि है। व्यक्ति के श्रम से भूमि उपजाऊ बनाई जाती है। इंसान मेहनत करता है तो भूमि उपजाऊ बनती है। अपने श्रम शक्ति तथा तकनीकी के प्रयोग से गांववासी कई तरह के फसलें पैदा करते हैं। ग्रामीण लघु उद्योग परंपरागत रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो गांव से शुरू हुए हैं। लघु उद्योग एक ऐसा कुटीर उद्योग है जो निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनका उत्पादन करता है या जो बोई जाती हैं। उत्पादन के स्तर और समाज के विभिन्न वर्गों में निर्मित वस्तुओं के वितरण की विधि द्वारा समाज की भौतिक संपन्नता का स्तर निश्चित होता है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हमारी चर्चा में भूमि व अन्य संपत्ति के स्वामित्व तथा नियंत्रण और उत्पादन की विधि के मुद्दे शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संपत्ति है और जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं उत्पादन के मुद्दे हैं। इस चर्चा में उत्पादन की व्यवस्था और इसमें निहित सामाजिक संबंधों का वर्णन किया गया है। उत्पादन की व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई है और साथ में कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के बीच में संबंधों की भी चर्चा है।
इस सारे विवरण को सरल बनाने के लिए हमने विभिन्न मुद्दों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है। जो पुरानी बातें हैं, जो इतिहास से रिलेटेड बातें हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने चर्चा की है। तो हम आगे पढ़ते हैं। परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन आ सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दीजिए। ऐसे भी आ सकता है या घुमाऊ फिराऊ क्वेश्चन दे सकते हैं, पर इसी से ऐसी क्वेश्चन होगा जो इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। भारत में शुरू से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व रहा है। कहाँ पे? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व रहा है भारत में। इसका मुख्य आधार कृषि है, जो सारी जनता को खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। खाने का जो भोजन है वो कहीं न क्या पूरी बात है कि हमें गांव से प्रदान होती है। गांव से लोग जो कृषि का कार्य करते हैं वो हम तक पहुंचता है, और साथ में ग्रामीण तथा शहरी उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 76% लोग गाँव में रहते थे। इसमें से 63% लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित थे, और काम करने वाले लोगों में से 60% कृषि में कार्यरत थे। जो काम लोग करते थे उसमें 60% की बात की जाए तो वो लोग कृषि का कार्य करते थे। अगर 100 में से अगर हम बात की जाए तो 60% लोग कृषि के कार्य करते थे, और 40% की बात की जाए जो बचता है वो अन्य काम करते थे, दूसरा काम करते थे। सन 1991 की जनगणना के अनुसार गांव में रहने वालों की संख्या में कमी आई है। गांव में जो लोग रहते थे उनकी संख्या में कमी आई है। ये कुल जनसंख्या का 74.3% हिस्सा रह गया है। कुल का ये बात की जा रही है, कुल जनसंख्या का 74.3% हिस्सा रह गया है। 2001 की जनगणना में इस प्रतिशत में और भी कमी हुई है, तथा अब कुल जनसंख्या का 72% हिस्सा गांव में रहता है। स्पष्ट है कि धीरे धीरे गांव में रहने वालों की संख्या घट रही है, किंतु कुल जनसंख्या की दृष्टि से अभी भी भारत को ग्राम प्रधान देश ही कहा जाएगा। भले वहाँ पे संख्या कम हो रही हो, लेकिन अभी भी गांव को एक ग्रामीण ही भाग कहा जाएगा। 1991 की जनगणना में 60.5% और 2001 की जनगणना में 58% लोग कृषि पर निर्भर पाए गए। कब? 1991 की जनगणना में। 1981 के बाद दर्ज जनगणना के आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं। 1991 में भी जनगणना हुई और ये आंकड़े बताते हैं कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों का प्रतिशत घट गया है। अर्थशास्त्री सर्वेक्षण 1999 और 2000 के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े 1972 से 1978 में 2.75% से 1988 से 1994 में 2.37% तक घट गई है। परंतु साथ में ये भी कहा गया कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, जो अर्थव्यवस्था है उसकी वृद्धि दर तभी बरकरार हो सकती है जब कृषि तथा कृषि संबंधित गतिविधियों जो मतलब कार्य है गतिविधियों की वार्षिक वृद्धि दर 4% हो। राष्ट्रीय आय का 40% भाग कृषि से ही आता है। राष्ट्रीय आय की बात की जा रही है। जो राष्ट्रीय का आय जो हमारी जो मनी है वो 40% कृषि भाग से ही आता है। 1991 में कृषि तथा कृषि संबंधित क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 33% योगदान रहा। हालांकि यह योगदान 2001 में 34% तक घट गया, परंतु फिर भी कृषि का देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। आइए अब हम इस भाग के 2 उपनुभागों की प्राचीन काल और मध्यकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि प्राचीन और मध्यकाल में किस प्रकार। सिंधु घाटी प्राचीन काल। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1500 ईसा पूर्व से ही भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चिन्ह मिलते हैं। कब? 2600 से 1500 तक। यह एक शहरी सभ्यता थी
जिसका आधार कृषि था। पुरातत्व खुदाई से मतलब पुराने उसमें जब खुदाई हुई, खुदाई से कालीबंगन मतलब गुजरात, कालीबंगन में जो अवशेष मिले हैं, जो हमें चीज़ें मिली हैं, उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोगों को हल द्वारा खेती करना आता था। सिंधु नदी तथा उसकी सहयोगी नदियों के मैदानों में इस समय के लोग गेहूं, चावल, मटर, सरसों, तिल और रुई जैसी फसलों की पैदावार करते थे। शहरों के लोगों के लिए गांवों से खाद्यान्न एकत्रित किया जाता था। कहाँ से? गांवों से इकट्ठा किया जाता था शहरी लोगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कस्बों में पाए जाने वाले खाद्यान्न भंडारों से इस बात का पता चलता है, मतलब सिंधु जो घाटी सभ्यता है, वहाँ के कस्बों में पाए जाने वाले जो खाद्यान्न भंडार है, उनसे पता चलता है कि सभ्यता के लोग कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों के अलावा तांबे और कांसे की वस्तुओं का भी प्रयोग करते थे। रामशरण शर्मा 1983 से 198 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के शहरीकरण का मुख्य आधार शहरों के पास रहने वाले किसानों से इकट्ठा किया गया कर तथा लगान की वसूली थी। मुख्य आधार की बात की गई है शहरों की, कि शहरीकरण का जो मुख्य आधार था वो कर और लगान की वसूली था। धीरे धीरे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के स्थान पर हमें भारत में पशुचारी तथा अर्ध खानाबदोशी जीवन के चिन्ह मिलने लगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, और समझ में आना चाहिए। एक स्टोरी की तरह सुनिएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं, इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे प्राचीन समय में किस प्रकार था। और अभी मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। पशुचारी व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल। पशुचारी व्यवस्था जिसमें लोग पशु खानाबदोशी थे, इधर से उधर जाते थे। अभी आपको समझ में आएगा, मगर पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सीक्वेंस, एक अच्छे से लाइन में चलेंगे। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आरंभ में पारंपरिक अर्थव्यवस्था में सामूल परिवर्तन आया। पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक काल के लोगों का जीवन पशुचारी तथा अर्ध खानाबदोशी था। पशुचारी मतलब पशु को पालते थे। अर्ध खानाबदोशी का अर्थ है कि लोग कहीं भी जाके बस जाते थे, या बहुत ज़रूर नहीं कि सारे लोग घूमते फिरते थे या कहीं भी जाके बस जाते थे, बहुत कम, तभी इसमें अर्ध खानाबदोशी था लिखा हुआ है। पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। वह गाय, बकरी, भेड़ तथा घोड़े पालते थे। पशुओं को चराने के लिए चरागाहों पर सभी लोगों का समान अधिकार था। जहाँ वो अपने पशुओं को चराते थे उनमें सब लोग जाते थे चराने के लिए। ऐसा नहीं था कि उस जगह पर उनका एक अधिकार हो। तो सभी लोग चरागाहों पर समान रूप से अधिकार था। ऋग्वैदिक काल के अंत में लोगों ने गांवों में बसना आरंभ कर दिया था। कब? ऋग्वैदिक काल में गांव में बसना शुरू कर दिया था। उन्होंने हल द्वारा खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग शुरू कर दिया था। वह कला तथा दस्तकारी का भी काम करते थे, जैसे कि चमड़े का काम और ऊन बनाने का काम। इस प्रकार का समाज समानता पर आधारित था, जहाँ समाज में सभी को एक बराबर का दर्जा मिला हुआ था। तो इसे हमने पशुचारी व्यवस्था पढ़ी, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। हमने प्राचीन पढ़ा ऊपर, ये हमने पशुचारी व्यवस्था पढ़ी। और हम अब पढ़ते हैं कृषि अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि का ये पशुचारी लोग पशु पालने लग गए, लोग घरों में रहना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, लोग कृषि शुरू कर देंगे करना। ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में कृषि अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण प्रभुत्वपूर्ण हो गई। कृषि अर्थव्यवस्था कहेंगे इसे। लोगों की मुख्य चल संपत्ति अभी भी पशुधन ही था। चल संपत्ति अर्थात यही हुआ जो पालते थे पशु, जो पालतू थे उनको चल संपत्ति कहते थे, क्योंकि वो चल सकते थे, इसलिए उन्हें चल संपत्ति कहा। अभी भी पशुधन ही था। खेती के लिए लकड़ी के हल के साथ खदीरा फाल का प्रयोग किया जाता था। जौ, गेहूँ, चावल और मसूर जैसे फसलों की पैदावार की जाती थी। शिल्पकार और दस्तकार जैसे बढ़ई, बुनकर, मोची, धातुकार तथा कुम्हार
अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते थे। श्रम के कार्यात्मक विशेषीकरण के कारण सामाजिक संगठनों का आधार जाति तथा वर्ण व्यवस्था बन गए थे। ब्राह्मण पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे। कौन? ब्राह्मण लोग अनुष्ठान संचालन करते थे। ब्राह्मण लोग युद्ध तथा सुरक्षा का काम करके क्षत्रिय जीविका चलाते थे। क्षत्रिय लोग युद्ध का काम करते थे। कृषि में वैश्य वर्ग कार्यरत था और सेवा वर्ग में शूद्र लगे थे। भूमि का स्वामित्व परिवार के पास था। खेती तथा खेती से जुड़े काम परिवार के श्रम द्वारा होते थे। भाड़े पर काम करने वाले नहीं होते थे। राजा के कर्मचारियों द्वारा किसानों से अनाज तथा वस्तुओं के रूप में कर तथा शुल्क वसूल किए जाते थे। पुंजारी वर्ग तथा युद्ध करने वाले वर्ग का उत्पादन के साथ कोई संपर्क नहीं था। किसका? पुंजारी वर्ग और पुंजारी वर्ग तथा युद्ध करने वाले वर्ग का उत्पादन करने के साथ कोई संपर्क नहीं था। मतलब ये नहीं करते थे कोई भी कृषि का कार्य, जो तो युद्ध वाले लोग नहीं करते थे। पर ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे ये भी करने लगे थे। आगे हम पढ़ेंगे। इसमें तो इन्होंने कहा नहीं करते थे। इस काल में जजमानी प्रथा की शुरुआत का अनुलेखन किया जाता है। जजमानी प्रथा वही होती है जिसमें लोग एक दूसरे को सेवा प्रदान करते हैं अपनी। जैसे ब्राह्मण जो है वो राजा को सेवा प्रदान करता है और फिर ब्राह्मण को अन्य लोग प्रदान करते हैं, इस प्रकार। तो आगे पढ़ते हैं। लोहे का प्रवेश। लोहे के प्रवेश में क्या होता है? बुद्ध काल 600 से 322 में कृषि तथा शिल्प कला में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। इस काल से ही उत्पादन क्रियाओं में हल के फाल, साकेट से जुड़ी कुल्हाड़ी, छुरी, उस्तरा, हसिया तथा अन्य औजारों का प्रयोग शुरू हो गया था। चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, दालें, गन्ना तथा रुई की पैदावार भी व्यापक रूप से की जाने लगी थी। जमीन के अधिकांश हिस्सों पर मुख्य रूप से उच्च वर्ण के दो वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रियों का अधिकार था। कहाँ पे? भूमि, जमीन के अधिकांश हिस्सों पर किनका? ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का अधिकार था, परंतु जमीन का काफी हिस्सा गृहपतियों के हाथों में ही था, जो वैश्य वर्ण के थे। राजा कुलीन वर्ग के लोग, व्यापारी, सिपाही तथा दस्तकार शहरीकरण के विकास के कारण शहर में आकर रहने लगे थे, और लेकिन उनके लिए खाद्यान्न गांवों से ही आता था। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो शहरीकरण जो राजा कुलीन वर्ग के लोग थे या सिपाही दस्तकार जो शहरीकरण के विकास के कारण शहरों में आकर बसने लगे, ये सारे लोग शहरों में आके बसने लगे, लेकिन उनके लिए खाद्यान्न गांवों से ही आता था। ये जो बड़े बड़े लोग थे वो शहरों में आके बस गए, लेकिन जो उनका भोजन का जो भोजन आता था उनके लिए, जो कहते अनाज आता था उनके लिए, वो गाँव से ही आता था। आगे बढ़ते हैं। राज्य तथा कृषि में पढ़ेंगे मौर्य काल। इसमें हमने पढ़ा था बुद्ध काल के बारे में, लोहे का प्रवेश बुद्ध काल। इसमें हम पढ़ेंगे मौर्य काल, राज्य तथा कृषि। ध्यान देते चलिएगा। मौर्य काल 322 से 200 ईसा पूर्व में राज्य द्वारा कृषि पर नियंत्रण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थी। राज्य द्वारा ही बड़े मौर्य काल 322 से 200 ईसा पूर्व में राज्य द्वारा कृषि पर नियंत्रण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थी। राज्य द्वारा ही बड़े कृषि क्षेत्र संचालित किए जाते थे। राज्य के द्वारा ही बड़े जो कृषि क्षेत्र होते थे संचालित किए जाते थे, जहां शूद्र वर्ण के लोगों को दास या भाड़े पर लाए गए मजदूर के रूप में काम पर लगाया जाता था। कृषि को बढ़ाने के लिए वैश्य और शूद्रों को नई बस्तियों में बसाया गया, कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए। इसके साथ उन्हें राज्य द्वारा कर में छूट दी गई राज्य द्वारा, और पशु, बीज तथा धन के रूप में सहायता दी गई। उन्हें सारी चीज़ें सहायता दे दी जाती थी और उनको कहीं न कहीं अपना दास बना लिया जाता था। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कृषि पर कर फसल का छठा हिस्सा होता था, जो राज्य लगाता था, जो आपातकालीन स्थिति में भी बढ़ा दिया जाता था। जब कोई ऐसी घटना हो तो इसके लिए बढ़ा दिया जाता था कर को। राज्य सिंचाई की सुविधा देता था और इसके लिए उपकर वसूल करता था। परंतु उत्तर मौर्य काल 200 से 300 ईसा पूर्व में राज्य द्वारा खेतों की देखभाल बंद कर दी गई थी। कब? उत्तर मौर्य काल में।
जमीन पर मुख्यतः किसानों का व्यक्तिगत रूप से अधिकार हो गया था जमीन पर। तो आप समझ रहे होंगे, अच्छी बात है। तो हम पढ़ेंगे, इसमें हमने पढ़ा मौर्य काल के बारे में। ये सारी चीज़ें जो हुई ये मौर्य काल में हुई। अब पढ़ते हैं हम सामंत। सामंत होते हैं जमींदार, इसे बोलते हैं गुप्त काल। जब सामंत का राज आया तो गुप्त काल शुरू हुआ और 300 से 600 ईसा पूर्व में सामंतिक समाज का जन्म हुआ। सामंती मतलब जमींदारी समाज का जन्म हुआ, जो बाद में धीरे धीरे स्थायी रूप में जम गया। भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहन काल से ही चल पड़ी थी, जो भूमि को दान दे देते थे। ये प्रथा जो है सातवाहन काल से चल पड़ी थी। गुप्त काल के राजाओं द्वारा अनुदान के रूप में सामंतों तथा खास व्यक्तियों को जमीन दी जाने लगी। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा। गुप्त काल के राजाओं के द्वारा जो भूमि होती थी उसको जमींदारों को या खास व्यक्तियों को दे दी जाती थी। इस रिवाज ने राजा तथा जनता के बीच एक शक्तिशाली मध्यस्था वर्ग को खड़ा कर दिया था। एक बिचौलियों को कह सकते हैं हम, अगर अपनी भाषा में कहें तो, उसे खड़ा कर दिया था। अनुदान के रूप में जमीन तथा ब्राह्मणों तथा मंदिरों के लिए गांव दिए गए। अनुदान जो दान देते थे वो क्या चीज़ होती थी? या तो ज़मीन देते थे, ब्राह्मणों तथा मंदिरों के लिए गांव दिए गए। इस तरह की जमीन वैश्य तथा शूद्र वर्ण के स्थायी व अस्थायी ढंग से काम करने वाले काश्तकारों को दी जाने लगी। इस तरह मध्यस्थ वर्ग किसानों से ज़मीन का किराया वसूल करता था। इसमें यही बात की गई है कि जो राजा होता था उसने एक ऐसे इंसान को खड़ा कर दिया था अपने, जो सीधा जो निमन लोग होते, जो आम जनता होते थे, उससे कांटेक्ट बना के रखे। तो जो कांटेक्ट बनाने वाला था वो ज़मींदार ही था, जिसकी बहुत सारी ज़मीनें होती थी, और या तो कोई खास इंसान होता था राजा का। तो इस प्रकार जो मध्यस्था वर्ग का किसानों से ज़मीन का किराया वसूल करता था और वसूल की गई राशि का कोई भी हिस्सा राजा को नहीं देता था। सामंतों को अपने क्षेत्रों में प्रशासन के अधिकार भी दिए गए थे, परंतु संभवतः ज़मीन का बहुत बड़ा भाग स्वतंत्र रूप से अपनी ज़मीन पर परिवार के श्रम की सहायता से खेती करने वाले किसानों के अधिकार में ही थे। वह राजा को ही कर देते थे, परंतु ज़मीन के बड़े हिस्से पर अधिकार के बावजूद भी उनकी स्थिति विभिन्न प्रकार के कर देने में क्षीण हो गई थी। इसके अतिरिक्त भेंट स्वरूप ज़मीन का अनुदान करना उत्तर गुप्त काल में एक आम बात हो गई थी। उत्तर जो गुप्त काल है, ज़मीन को दान दे देना एक आम बात हो गई थी। इस काल में राजा के कर्मचारियों को नगद की बजाय उनके वेतन का भुगतान ज़मीन के अनुदान द्वारा करने के रिवाज में बढ़ोतरी हो गई थी। जब कोई चीज़ राजा खुश हो जाता था तो वो ज़मीन दान दे देता था। ये अनुदान पाने वाले लोग किसानों को उनके उत्पादन के साधन से वंचित कर सकते थे। यह अनुदान पाने वाले लोग किसानों को उनके उत्पादन के साधनों से वंचित कर सकते थे और चरागाहों तथा ज़मीन पर उनके अधिकार को सीमित कर सकते थे। जो लोग चरागाह चराते थे उनके अधिकार को सीमित कर सकते थे। कौन? ये ज़मींदार लोग। व्यापार तथा शहरी क्षेत्रों में गिरावट आने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रायः स्थानीय उत्पादनों से ही की जाती थी। जो चीज़ें आम चीज़ें होती थी वो स्थानीय चीज़ों से उत्पादन की जाती थी। राजा के शासन पत्र द्वारा किसानों को गांव में ही रहने के निर्देश से जजमानी प्रथा और भी मजबूत हो गई थी। फसल कट जाने पर कारीगरों को उनके द्वारा दी गई सेवा का भुगतान होता था। किसानों द्वारा चलाए जाने वाले उत्पादन के साधनों पर इन जमींदारों का नियंत्रण था। मेहनत तो किसान करते थे खेतों पर जो राज होता था वो जमींदारों का था, जो नियंत्रण था वो जमींदारों का था। समाज जमींदार और उत्पादन किसानों के मुख्य वर्गों में बट गया था। कब की बात की जा रही है? ये गुप्त काल की बात की जा रही है।
कि जो नियंत्रण था वो कहीं ना कहीं सारा कुछ ये जमींदारों के लोगों के पास था। अब आगे पढ़ते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में कृषि उत्पादन के आधार पर विकसित कृषि तथा लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग होते थे इसको लघु उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग का संतुलित मिश्रण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। ग्रामीण लोग जो होते थे वो छोटे छोटे मुख्य उद्योग, कुटीर उद्योग खोलते थे, वो अपना ये कार्य करते थे। इस काल में भी उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए ही किया जाता था। मतलब इतना 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 चीज़ इतना मात्रा में की जाती थी कि वो सिर्फ उपयोग कर पाए, इकट्ठा नहीं किया जाता था। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को स्थानीय व्यापार में भी स्थान मिलने लगा था। अब मतलब व्यापार में भी स्थान मिलने लगा। अब वो ज़्यादा मेहनत करने लगे। ग्रामवासी कुछ खास चीज़ें जैसे नमक, लोहा या कुछ अन्य उपभोग की वस्तुएं ही बाहर से खरीदते थे। उनके पास सारी चीज़ें प्राप्त होती थीं, हर चीज़ वो उनके खुद उत्पादन कर सकते थे। लेकिन जो मेन चीज़ें होती थी वो तभी शहरों की ओर रुख करते थे। गांव के स्तर पर होने वाला लेन देन नगद पर निर्भर नहीं करता था, नगद नहीं चलती थी। जजमानी प्रथा में भुगतान की प्रणाली वस्तुओं के रूप में संपादित होती थी। जजमानी जो प्रथा है इसमें जैसे मैंने किसी को सेवा प्रदान की तो वो मुझे भेंट स्वरूप कोई चीज़ दे देते थे, ना कि पैसा देते थे। आइए अब हम संक्षिप्त में मध्यकालीन में कृषि, कला, दस्तकारी, व्यापार और ग्रामीण क्षेत्र में वर्गों के स्वरूप पर बारी बारी विचार करें। कृषि के बारे में हम बात करते हैं। प्राचीन काल की तरफ मध्यकाल में भी, जो प्राचीन काल में जैसा हुआ उसी तरह मध्यकाल में भी कृषि योग्य भूमि की कमी नहीं थी। कृषि से लोगों को भोजन के लिए आवश्यक अनाज और पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा मिल जाता था। विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर, चावल, तिल, चना, सरसों, रुई आदि की पैदावार होती थी। ज़मीन की सिंचाई के साधन जैसे कुआं, जो ज़मीन की सिंचाई करते थे उसके जो साधन थे वो कुआं, बांध और नहर थे। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कई साधनों का प्रयोग होता था। परंतु साधारण कृषि तथा दस्तकारी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले परंपरागत औजारों का प्रयोग अभी भी होता था, जो कृषि में किया जाता था। मुख्य रूप से अधिकांश जमीन खेती के लिए बरसाती पानी पर ही निर्भर होती थी। जो बरसात का इंतज़ार करते थे कि जो खेती के लिए वो बरसात का पानी का इंतज़ार करते थे ज़्यादातर। अब पढ़ते हैं कला तथा दस्तकारी। ग्रामीण उत्पादन पर आधारित अनेकों प्रकार की कला तथा दस्तकारी ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित थी। लोग हर चीज़ें बना लेते थे। ग्रामवासी रस्सी तथा टोकरी, चीनी तथा गुड़, धनु तथा बाण, ढोल, चमड़े की मशक आदि वस्तुएं बनाते थे। विभिन्न प्रकार के दस्तकारों ने वंशानुगत जाति पर आधारित पेशा जैसा बनकर बुढ़ई, चमार, लोहार, कुम्हार, धोबी, नाई, कहार, भंगी तथा तेली के पेशों में विशेषता प्राप्त कर ली थी। मतलब जो परिवार शुरू करते थे तो बच्चे भी वो करने लग जाते थे और इस प्रकार वंशानुगत ये कार्य अपने आप शुरू कर देते थे। जैसे पिता कुम्हार है तो बच्चा भी कुम्हार का काम करने लग गया, या लोहार है तो वो भी लोहार का काम करने लग गया। तो ये चीज़ है। इन उत्पादकों और दस्तकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इन दस्तकारों की कार्यकुशलता पर टिप्पणी करते हुए इरफान हबीब ने कहा कि इन दस्तकारों के रहते हुए गांव के लोगों को अपने जीवन यापन के लिए बाहर से शायद ही कुछ मंगवाना पड़ता होगा, क्योंकि सब कुछ ये खुद ही बना लेते थे। कोई ज़रूरत होती थी खुद ही उसका इंतज़ाम कर लेते थे। शहरों की ओर तो जाना ही नहीं पड़ता था। शहरों के लिए बहुत ही कम जाना पड़ता था, जो गांव में अधिकांश चीज़ें नहीं मिलती थी। नहीं तो ये ग्रामीण लोग तो अपने आप ही हर चीज़ बना लेते थे। तो पढ़ते हैं व्यापार के बारे में। मध्यकाल में दूर दूर से अंतरक्षत्रीय तथा स्थानीय व्यापार हुआ करता था। लंबी दूरी तय करने वाले कारवों द्वारा बहुमूल्य उत्तम वस्तुओं का व्यापार होता था। जो लंबी दूर तय करते थे वो बड़ी बड़ी बहुमूल्य वस्तुओं को ही व्यापार होता था। अधिकांश वस्तुओं
जैसे अनाज, चीनी, मक्खन तथा नमक के व्यापार पर खानाबदोशी जीवन व्यतीत करने वाले बंजारों के समूह का एकाधिकार था। जो बंजारे लोग होते थे वो जाते थे ज़्यादातर इसमें। स्थानीय व्यापार का तात्पर्य शहर और गांवों के बीच होने वाले व्यापार से था। शहर के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से खाने की चीज़ें तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल लेते थे। अब पढ़ेंगे हम ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग, अब वर्गों की चर्चा करेंगे, आप सुनिएगा ध्यान से। मध्यकाल में पूरी ग्रामीण जनसंख्या, मध्यकाल की बात की जा रही है, पूरी ग्रामीण जनसंख्या 2 वर्गों में बटी हुई थी। ये दो वर्ग थे बड़े जमींदार जो कर मुक्त जीवन व्यतीत करने के साथ साथ किसानों से भू राजस्व लेते थे, और सर्वसाधारण लोग जिसमें किसान, कारीगर और भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, भूमिहीन श्रमिक आते थे। बड़े जमींदार गांव का शासक वर्ग थे। बड़े जमींदार जो राजा तथा कुलीन वर्ग के अधीन थे, ये राजा के अधीन होते थे, मतलब राजा इनसे बड़े होते थे, जो राजा कहता था वही ये सब करते थे। सल्तनत काल में इन्हें खर्त, मुकदम और चौधरी नाम से जाना जाता है, सल्तनत काल में। तथा मुगल काल में इन्हें देशमुख, पाटिल, नायक और मालिक के नाम से पुकारा जाता था। कब? मुगल काल में। उत्पादन की प्रक्रिया में भाग न लेने पर भी इस वर्ग के लोग अच्छी जीवन व्यतीत करते थे। जमींदारों की अपनी ज़मीन तो कर मुक्त होती थी, मतलब इनको कर नहीं देना पड़ता था राजा को, परंतु ये किसानों से उनकी ज़मीन का कर वसूल करते थे। वे आम तौर पर काफ़ी धनी थे, घुड़सवारी करते थे, अच्छे बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे और मकान, सोना व चांदी, इन सभी सुख के साधनों के साथ उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करते थे जमींदार लोग। ग्रामीण जनसंख्या में अधिकांश लोग किसान थे। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए, वे पारिवारिक श्रम के आधार पर खेती करके जीवन यापन करते थे। उन्हें ज़मीन पर अपना अधिकार बनाए रखने का 1/3 कर देना पड़ता था। ज़मीन पर अपना बनाने के लिए जो प्राय उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का 1/3 था या कभी कभी आधा हिस्सा हुआ करता था। प्राय भू राजस्व, मतलब भूमि का जो कर होता था, भू राजस्व का भुगतान नगद रूप में किया जाता था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक के समय में किसानों को अन्य कर भी देने होते थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जब ये शासक था। जैसे शारी, मतलब गृह कर, घर का कर, चराई कर, जहाँ वो अपने जानवर चराते थे। इन करों के कारण किसानों का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि रहने के लिए भी कर देना पड़ता था और जब अपने जानवर जिस जगह चराने जाते थे वहाँ का भी कर देना पड़ता था। भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, भूमिहीन मजदूर ग्रामीण जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग थे। वह धनी जमींदारों का खेत जोतते थे और बड़े जमींदारों के दास थे। बड़े बड़े लोगों के दास होते थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी। कुछ का खेतीहर गुलाम की तरह जीवन बसर होता था और कुछ घरेलू कामकाज में लगा दिए जाते थे। वह पुश्तैनी खेतों में लगे हुए दास थे जिनका काम सेवा करना था। मतलब इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति थी उनकी। तो हम यही आज समाप्त करते हैं। आगे हम ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आगे हम औपनिवेशिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से पढ़ेंगे। तो इसमें हमने यही पढ़ा कि स्थिति कितनी दयनीय थी ग्रामीण किसानों की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।